महिला शिक्षा की स्थिति भी अपेक्षाकृत प्रगतिशील थी। यही कारण है कि कर्नाट काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आज भी नानीपुर में लोग उन्हें ग्राम देवता ब्रह्म बाबा के रूप में पूजते हैं। यह उनकी अमर लोकप्रियता का प्रमाण है। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे नानीदेव, उनसे संबंधित ये अभिलेख है और इसको श्रीधर दास ने लिखा है। श्रीधर दास और उनकी पत्नी की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। नमस्कार, इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की सतत यात्रा में आप सबों का स्वागत है। मिथिला की ज्ञान यात्रा की इस कड़ी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं इतिहास के उस अध्याय को जो मिथिला का स्वर्ण युग था। यह है कर्नाट राजवंश का काल, जिसके संस्थापक थे महाराज नान्यदेव। आइए जाने उनके जीवन, राजनीति, संस्कृति और विरासत को जो आज भी मिथिला के आम जनमानस में जीवंत है। 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत राजनीतिक संघर्षों का अखाड़ा बन गया था। पश्चिम में प्रतिहार, पूरब में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट। ये तीनों महाशक्तियां आपसी वर्चस्व की लड़ाई में उलझी थी और मिथिला इससे वंचित था। यह तथ्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मिथिला उस समय न तो राष्ट्रकूटों के, न पालों के और न ही प्रतिहारों के अधीन था। मिथिला स्वयं एक स्वतंत्र शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर थी। इसी बीच मिथिला में एक स्वतंत्र सत्ता की नींव रखी। मिथिला अथवा विदेह पर जनक राजवंश के बाद से ही किसी बड़ी शक्ति का शासन नहीं रहा था। 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कर्नाटक देश से आए नान्यदेव ने यहाँ अपनी अस्थायी सत्ता स्थापित की। इतिहासकार उपेंद्र ठाकुर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मिथिला में लिखते हैं कि महाराज नान्यदेव का राज्याभिषेक शनिवार 18 जुलाई 1097 ईस्वी में स्वाति नक्षत्र में हुआ था। यह तिथि मिथिला के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इतिहासकार डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा अपनी पुस्तक मिथिला का इतिहास में लिखते हैं कि नान्यदेव कर्नाट सम्राट सोमेश्वर प्रथम, उसके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ तथा पौत्र सोमेश्वर तृतीय का महासमंताधिपति था। यह विरुद्ध सम्राट के प्रतिनिधि शासक होने का द्योतक है। सोमेश्वर प्रथम एवं विक्रमादित्य षष्ठ ने बंगाल, बिहार एवं नेपाल प्रक्षेत्रों की विजय की थी। अतः सम्राट के प्रतिनिधि शासक के रूप में बिहार, बंगाल आदि विजित प्रदेशों पर नान्यदेव की अपनी स्वतंत्र कर्नाट प्रभुसत्ता का दावा आधारहीन नहीं हो सकता। पूर्व मध्यकाल में महमूद गजनवी का आक्रमण दक्षिण पर हुआ था। उसके साथ आए कुछ आक्रांता भारत में ही बस गया। उसके आक्रमण, निर्दयतापूर्ण अत्याचार एवं लूटमार से उबकर नान्यदेव अपने दक्षिण के राज्य का परित्याग किया तथा अपने परिवार, संबंधियों, राजकीय कर्मचारियों, सैनिक पदाधिकारियों एवं प्रजावर्गों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। फिर वे वहां से चलकर सीतामढ़ी जिले के कोयली गांव आ गए। वहां उन्होंने अपने दल बल के साथ अपना शिविर स्थापित किया। शिविर के सामने एक दिन उन्होंने एक सर्प के फन पर एक श्लोक लिखा पाया। उन्होंने पहले खुद ही उसे पढ़ना चाहा, लेकिन जब उनसे वह पढ़ा नहीं गया तब एक स्थानीय पंडित को उस श्लोक को पढ़ने के लिए और अर्थ स्पष्ट करने के लिए बुलाया। उक्त पंडित ने उसे पढ़कर कहा, महाराज, इस विषधर के फन पर रामो वेत्ति नलो वेत्ति वेत्ति राजा पुरुर्वा अलर्कस्य धनं प्राप्य नान्यो राजा भविष्यति लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि राजा नान्य को यहाँ राजा अलर्क का छुपा हुआ अपार धन प्राप्त होगा। उस धन को प्राप्त कर वे मिथिला पर अपना शासन स्थापित करेंगे, जिसका साक्षी राम, नल और पुरुरवा है। इतना सुनते ही नान्यदेव ने तुरंत कहा, मैं हूं नान्यदेव। इनके इतना कहते ही वो सांप वहां से गायब हो गया। नान्यदेव ने तदनुसार पृथ्वी खोदकर उक्त धन प्राप्त किया और मिथिला में अपना सत्ता स्थापित किया। इस घटना की चर्चा मिथिला के इतिहास से संबंधित सभी शोधपरक किताबों में की गई है। नान्यदेव के प्रथम निवास होने के कारण उक्त गांव का नाम नानीपुर पड़ा। आज लोग उसे
कोयली नानपुर कहते हैं। यहीं से महाराज नान्यदेव अपनी राजधानी सिमराव में स्थापित की थी, जिसकी जानकारी वहां से प्राप्त अभिलेखों से हुआ है। सिमराव से विभिन्न देवी देवताओं के लगभग 4 दर्जन से भी अधिक कर्नाट कला शैली की प्रतिमाएं प्राप्त हो चुके हैं। इतने अधिक मात्राओं में प्रतिमाओं के मिलने से यह निश्चित रूप से अनुमान किया जा सकता है कि वहां प्रतिमा बनाने का कारखाना रहा हो। इन प्रतिमाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी मिथिला भारती शोध पत्रिका एवं स्थानीय लेखक दिवेश कुमार सिंह के किताबों सहित अनेकों किताबों में प्रकाशित है। हवलदार त्रिपाठी सहृदय महोदय ने अपनी किताब बिहार की नदियां में लिखा है कि पुपड़ी के दक्षिण थोड़ा नेतृत्व कोण में झुका हुआ नानपुर प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्राम है। नानपुर के उत्तर पूर्व भाग में रेलवे लाइन से सटे झंझवत है, जो प्राचीन अवशेष के कारण पुराना गांव ज्ञात होता है। नानपुर का मौलिक नाम नान्यपुर है। इसे मिथिला की राज्य प्राप्ति के बाद कर्नाट वंशीय राजा नान्यदेव ने बसाया था। बाद में जब राजधानी सिमराव गई, तब भी नानपुर में उनके पुत्र गंगदेव रहते थे, जिन्होंने पड़ोस में गंगवाड़ा नामक गांव बसाया था। गंगवाड़ा लखनदेई के तट पर मुजफ्फरपुर जिले का अंतिम गांव है। पुपड़ी में कर्नाट वंशीय राजाओं ने एक शिव मंदिर भी बनवाया था, जिससे यह पवित्र पुरी कहलाई। महाराज नान्यदेव नान्यपुर गांव के लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय हैं, क्योंकि आज यहाँ के लोग उन्हें ग्राम देवता ब्रह्म बाबा के रूप में पूजते हैं। स्थानीय मान्यता है कि महाराज नान्यदेव आज भी गांव की रक्षा करते हैं और रात को वे अपने घोड़े पर बैठकर गांव का परिभ्रमण करते हैं। हर वर्ष अखाड़ पूर्णमासी में सोमवार और शुक्रवार के दिन उनकी ब्रह्म बाबा के रूप में विशेष पूजा की जाती है, जहां स्थानीय भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ती है। इतिहास और आस्था का यह अद्भुत संगम मिथिला के समाज और राजा के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। महाराज नान्यदेव केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि राजनीति में चतुर, बुद्धिमान, उदार और विद्वान प्रेमी शासक थे। मधुबनी जिला स्थित अंधराठाढ़ी से प्राप्त विष्णु प्रतिमा में उत्कीर्ण अभिलेख में कर्नाट कुलभूषण राजा नान्यदेव के प्रशस्ति में उनके प्रधान मात्य श्रीधर द्वारा उन्हें विजेता एवं संसार को द्वितीय क्षीर सागर में परिणत करने वाला कहा गया है। उनकी उदारता ने ही उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। स्थानीय लोगों के बीच उनके शासन का सबसे बड़ा गुण यह था कि उन्होंने शासन को धर्म, संस्कृति और शिक्षा से जोड़ा। उनकी नीतियां केवल राजमहल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि गांव-गांव तक पहुंची। किसान, व्यापारी, पंडित और सामान्य जन सबने उन्हें अपना संरक्षक माना। कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे नान्यदेव, उनसे संबंधित ये अभिलेख है और इसको श्रीधर दास ने लिखा है। श्रीधर दास और उनकी पत्नी की यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। यानी ये जो प्रतिमा बनवाई गई थी उसमें डोनर के रूप में श्रीधर दास और उनकी पत्नी है, इसलिए उनका उसमें मूर्ति बनी हुई है। और ये जो अभिलेख है वो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव से संबंधित है, जो इन्होंने कर्नाट शासन की स्थापना मिथिला में की थी। वो 1097 ईस्वी में उनकी ये राज्यारंभ यहाँ हुआ था। और ये अंधराठाढ़ी और सिमरौनगढ़ दोनों जगह नान्यदेव से संबंधित शिलालेख मिलते हैं। और ये कहा जाता है कि जो दूसरी राजधानी संभवतः यहाँ रही। सिमरौनगढ़ में जितनी मूर्तियाँ मिलती हैं कर्नाट शासनकाल से संबंधित, इससे लगता है कि वहाँ पर मूर्तियों का बनाने का बहुत बड़ा कारखाना रहा होगा या बाहर से बनवा करके वहाँ स्थापित किए होंगे। इसी तरह यहाँ भी अंधराठाढ़ी में भी जो मूर्तियाँ मिल रही है, आप यहाँ देखिए, ये सूर्य की प्रतिमा है, ये विष्णु की हुई, ये भी विष्णु की है। ये अस्पष्ट है, पता नहीं चला, लेकिन ये भी जो विष्णु की मूर्ति है ये हाल में मिली है इस साल अंधराठाढ़ी के पोखरे के गुड़ाही में।
और सबसे महत्वपूर्ण है जो इसके गेट पर ये जो इनका जो पिलर है इसमें दंड और पिंगल का है। इधर पिंगल का है तो उधर दंड का है। ये आप देख सकते हैं दंड का ये दंड है। और इसी तरह गंगा और यमुना की अंकन है, यानी सूर्य भगवान की पूरे परिवार की यहाँ पर सो अंकन है। और लगता है कि जब कर्नाट राजा यहाँ आए थे उस समय में यहाँ पर सूर्य की मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी और ये सूर्य का मंदिर रहा होगा और इसलिए ये जो पिलर है ये सूर्य से संबंधित है। और गंगा यमुना भी उन्हीं के परिवार से कहे स्वर्ण परिवार से ही माने जाते हैं। तो ये सूर्य आराधना का ये बहुत बड़ा एक केंद्र था। और बगल में जो पोखरा है उसमें भी सूर्य और विष्णु की प्रतिमा मिली है। एक बौद्ध देवी तारा की भी मूर्ति मिली है, शिवलिंग भी मिली है। इस तरह यहाँ ये कर्नाट पीरियड में एक समृद्ध स्थल था, नगर रहा होगा, धार्मिक स्थल रहा होगा, तीर्थ स्थल रहा होगा। इस पर और अनुसंधान की आवश्यकता है। नान्यदेव का काल इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से संतुलित संबंध बनाए रखे। पाल और गंग वंशीय शासकों से उनका टकराव भी हुआ, किंतु समय के साथ उन्होंने राजनीतिक समझौते भी किए। कहा जाता है कि महाराज नान्यदेव स्वयं व्यापारियों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करते थे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और मिथिला की भौगोलिक स्थिति ने भी इसे व्यापारिक केंद्र बनाया। स्थानीय लोगों द्वारा स्थापित व्यापारिक हाट उस समय प्रसिद्ध थे, जो बाद में चलकर और अधिक बढ़ा। इसी का प्रमाण है सप्रक्रिय महाटेश्वर श्री शंकेश्वर का मोती महल अभिलेख। इसके अलावा नेपाल और बंगाल तक जाने वाले व्यापारिक मार्गों ने भी इसे समृद्धि प्रदान की। समाज में नान्यदेव के प्रति गहरी निष्ठा इसी कारण रही कि वे केवल राजा ही नहीं बल्कि संरक्षक भी थे। कर्नाट राजवंश के शासनकाल में शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला। महाराज नान्यदेव स्वयं विद्वान थे और उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया। महिला शिक्षा की स्थिति भी अपेक्षाकृत प्रगतिशील थी। इसका प्रमाण है दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आने वाले पिपरौली गांव के विष्णु प्रतिमा में उत्कीर्ण लेख, जिसमें बेटी द्वारा अपने पिता को उक्त प्रतिमा दान स्वरूप देने की बात कही गई है। ब्राह्मण परिवारों और उच्च कुलों की महिलाएं न्याय शास्त्र, तर्क, काव्य और दर्शन की विदुषी होती थी। मिथिला की पाठशाला प्रणाली और गुरुकुल संस्कृति ने उस समय शिक्षा को संपूर्ण समाज में फैलाया। इतिहासकारों का मानना है कि नान्यदेव केवल शासक ही नहीं बल्कि वे महान साहित्यकार एवं संगीतज्ञ भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है भरत भाष्य, जिसे सरस्वती हृदयालंकार भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में लगभग 7000 श्लोक हैं। वर्तमान समय में इसकी पांडुलिपि पूना के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुरक्षित है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के शोध विभाग ने चैतन्य देसाई के संपादन में 2 भागों में क्रमशः 1961 और 1976 में प्रकाशित किया। इसमें नान्यदेव ने जाति, राग और संगीत के विभिन्न शैलियों का उल्लेख किया है। द्वितीय भाग में 251 श्लोक हैं, जिनमें रागों का लक्षण, भेद, शुद्ध विकृत जातियां और गान की विविध शैलियां विस्तार से दी गई है। उन्होंने 52 रागों का वर्णन किया है और आलापक तथा भैरव रूपकम पर विशेष चर्चा की है। इससे यह स्पष्ट है कि वे केवल मिथिला के शासक ही नहीं अपितु भारतीय संगीत एवं साहित्य परंपरा के महान संवाहक भी थे। नान्यदेव के शासनकाल में भारत के अन्य क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव हो रहे थे। दक्षिण में चोल एवं चालुक्य वंश का संघर्ष चरम पर था। पश्चिम में गुजरात के सोलंकी राजवंश अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। पूरब में पाल वंश का पतन और सेन वंश का उदय हो रहा था। इन सभी राजनीतिक हलचलों के बीच मिथिला में नान्यदेव का शासन स्थिरता, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक बना। यही कारण है कि
कर्णाट काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। महाराज नान्यदेव का व्यक्तित्व मिथिला के इतिहास में एक दीप स्तंभ के समान है। उन्होंने राजनीति, साहित्य, संगीत, शिक्षा और संस्कृति सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। आज भी नानीपुर में लोग उन्हें ग्राम देवता ब्रह्म बाबा के रूप में पूजते हैं। यह उनकी अमर लोकप्रियता का प्रमाण। आने वाली कड़ियों में हम उनके उत्तराधिकारियों एवं कर्णाट राजवंश की अन्य उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। अगर आपके भी गांव में या आपके नज़दीक के किसी गांव में या कहीं भी जहां आपको जानकारी हो कि कर्णाट राजवंश संबंधित किसी भी तरह का पुरातात्विक साक्ष्य, प्रतिमा, मूर्ति, मंदिर के अवशेष, कोई प्राचीन गांव या कोई भी साक्ष्य मौजूद हैं तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इस तरह आपके सहयोग से हम कर्णाट राजवंश से संबंधित अपनी इस कड़ी को और अधिक शोधपरक और महत्वपूर्ण बना पाएंगे। धन्यवाद। जय मिथिला, जय भारत।